वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बात की थी संविधान में अनुसूचियों के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी संविधान सभा के बारे में। बच्चों, पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, तो ये जो भारतीय संविधान है आखिर इसे बनाया गया है तो बनाया किसने है, कैसे बनाया है और किस प्रक्रिया के तहत बनाया गया है। संविधान क्या होता है हमने चर्चा की है। तो आज हम जानने वाले हैं कि हमारे संविधान की जो जर्नी रही है वो कैसे रही है। तो इस विषय को हम कुछ 10-12 बिंदुओं में डिवाइड करेंगे। जैसे हम सबसे पहले तो ये जानेंगे आखिर संविधान की जरूरत क्या थी। फिर हम ये जानेंगे कि आखिर जो है इसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या थे, कि मतलब हमें संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून ही पूरे क्षेत्र में लागू होते थे। तो आखिर हमें ऐसा कब से लगने लगा कि हमारे पास एक संविधान होना चाहिए और हमने उसे बनाने के लिए कुछ प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। हम जब संविधान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होगी कि भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया है और निश्चित तौर पर भारतीय संविधान बनाने में अंग्रेजी काल की बड़ी भूमिका रही। तो आखिर अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से कई आयोग लाए गए, समितियां लाई गई और अंततः हम किस शर्त पर राजी हुए, इसके बाद हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि भारतीय संविधान एक संविधान सभा ने बनाया है। अच्छी बात है। तो आखिर उस संविधान सभा में किसको चुना गया था, उसका आधार क्या था, क्या प्रक्रिया थी, कितनी सीटें थीं और उसका आधार क्या था, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हमने जब रेलवे पर चर्चा की थी तो हमने एक शब्द बोला था अंतरिम। तो जब अंग्रेजों ने यह निर्धारित कर लिया था, निश्चित कर लिया था कि भारत को हम आजाद करने वाले हैं, तो उन्होंने भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बोला कि आप एक अंतरिम सरकार का गठन करिए। तो आखिर उस अंतरिम सरकार में कौन से मंत्रालय किसके पास थे। जब हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947, आजादी के बाद जो सरकार थी उसमें मंत्रिमंडल किनके हाथों में था, किसको कौन से मंत्रालय दिए गए थे। इसके अलावा जब संविधान सभा का गठन किया गया तो आखिर संविधान सभा ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, किस प्रकार से उन्होंने भारत के लिए, आजाद भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिस पर हम और आप आज भी भरोसा करते हैं और भारत में आज तक उसी संविधान के तहत सारी प्रक्रियाओं का संचालन बेहतर तरीके से होता है। हम कहते हैं कि बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता हैं। आखिर संविधान सभा में उनकी क्या भूमिका रही। हम कहते हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो आखिर प्रारूप समिति क्या है, किस प्रकार से प्रारूप समिति ने काम किया, संविधान में अलग अलग समितियां कौन सी थी, उनकी अध्यक्षता किसने की। इसके अलावा संविधान से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो डेटा है जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, उन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके हम इन सारे पक्षों पर बात करना प्रारंभ करते हैं। जैसा हमने आपसे पहले बोला कि हम बात करेंगे संविधान की जरूरत क्या थी। तो बच्चों, हमने देखा भारत में राजशाही तंत्र था। उस राजशाही तंत्र में जो निर्धन वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था और कई सारे ऐसे अधिकार नहीं थे जो एक मानव के पास होने चाहिए। जब भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं तो भारतीयों ने यह एहसास किया कि निश्चित तौर पर समानता और शिक्षा तो सबके पास होनी चाहिए। और उस स्वतंत्रता के दौर में 1885 में जब भारत में एक राजनीतिक दल का उदय हुआ, राजनीतिक दल हम नहीं कह सकते हैं, एक संगठन कह सकते हैं जिसने भारत की आजादी के लिए काफी कोशिश की। उसके गठन के पश्चात भारत में स्वतंत्रता से जुड़ी काफी गतिविधियां तीव्र हो जाती हैं और बाद में हम देखते हैं कि वह एक राजनीतिक दल का नाम ले लेती है। चलिए उससे हम बाहर निकलते हैं। हम बात कर रहे थे संविधान की जरूरत। तो बच्चों, संविधान इसलिए जरूरत था क्योंकि आजाद मुल्क में सभी नागरिकों को एक समान दर्जा देने के लिए, सभी को एक समान अधिकार देने के लिए हमें एक दस्तावेज की जरूरत थी और उसी दस्तावेज को संविधान का नाम दिया जाता है। अब हम ऐतिहासिक कारणों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे हमने कुछ 6-7 बिंदुओं की चर्चा की है। एक एक करके इन्हें हम समझ लेते हैं। बच्चों, अगर हम भारत में बात करते हैं कि आखिर सबसे पहली बार भारतीयों ने मांग कब की कि हमें संविधान बनाना चाहिए, तो इसका जवाब है 1895। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में
1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान की मांग की गई। महात्मा गांधी, जिनकी भारत की आजादी में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है, उनका कथन था 1942 में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो नियम बनाए जाते थे वो लंदन से आते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए जाते थे। तो गांधी जी का कहना था कि जो भारतीय संविधान है निश्चित तौर पर भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें, आखिर भारतीयों ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में पहला प्रयास कब किया? बच्चों, अगर आपने सुना हो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। उस असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद उन्होंने समाप्त कर दिया और इससे काफी लोग असंतुष्ट भी हुए और एक राजनीतिक दल का उदय होता है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और उस स्वराज पार्टी के एक सदस्य थे पंडित मोतीलाल नेहरू, और यही पंडित मोतीलाल नेहरू थे जिनकी अध्यक्षता में भारत में पहली बार संविधान निर्माण की कोशिश की गई और इस दस्तावेज को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे परीक्षा में कभी पूछा जाता है कि भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण में किया गया प्रथम प्रयास, तो आपका जवाब होगा नेहरू रिपोर्ट। और अगर सवाल ये आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब लाई गई, 1928 में, किसके द्वारा तैयार की गई? पंडित मोतीलाल नेहरू। और किस पार्टी के सदस्य थे? स्वराज पार्टी के सदस्य थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रथम औपचारिक मांग की बात करते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब है एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत। प्रथम औपचारिक मांग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आता है एमएन रॉय। एमएन रॉय, जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। कई बार परीक्षाओं में भी आया हुआ है। संविधान सभा की प्रथम औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी? पता होना चाहिए आपको। 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई थी। इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने, क्योंकि जब हम आजादी की बात करें तो कांग्रेस काफी जरूरी हो जाती है। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी या संविधान की चर्चा की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन, जो 1936 में हुआ था। फैजपुर एक जगह का नाम है। फैजपुर अधिवेशन 1936, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे अगर हम बात करते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। उन्होंने ये बोला था कि भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जो भी नियम बनाए जाएं, निश्चित तौर पर भारतीय उस पर अपनी राय दें, भारतीय उस पर अपना पक्ष रखें, बाहरी शक्तियां उस पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं। अब हम एक आधिकारिक प्रक्रिया की बात करते हैं। यानी ये तो बात थी भारतीयों के द्वारा, क्योंकि हम सोच सकते थे ना, हमारे तो आका ब्रिटिशर्स थे उस समय में, आखिर उनका क्या पक्ष था। 1939 में स्टार्ट होता है सेकंड वर्ल्ड वॉर, और आप सबको पता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को इंडियन आर्मी की जरूरत थी तो उन्होंने कांग्रेस को मनाना शुरू कर दिया, और कांग्रेस ने तब उस स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने जो है संविधान की मांग करनी शुरू कर दी, स्वराज की मांग करनी शुरू कर दी, स्वाधीनता की मांग करनी शुरू कर दी। तो सवाल ये पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा यानी अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले कब संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया या संविधान की मांग को स्वीकृति प्रदान की गई? 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और इसी के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार इसको अपनी स्वीकृति जाहिर की। 2 साल के बाद 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक आयोग भेजा गया और उस आयोग का काम यह था कि किसी प्रकार से कांग्रेस को राजी कर लेना और भारतीय सेनाओं को भी द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से शामिल कर लेना। उन्होंने भारतीयों के सामने एक विकल्प रखा और वो विकल्प क्या था? अगर भारतीय सैनिक हमारी ओर से लड़ते हैं तो हम
विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात संविधान सभा का गठन करेंगे, जो कि आपके लिए संविधान निर्माण का कार्य करेगा। तो बच्चों अभी हमने जाना संविधान सभा का ऐतिहासिक पक्ष, यानी कि किस प्रकार से संविधान सभा की मांग की गई और उस पर अंग्रेजों का क्या पक्ष था। तो हमने संविधान सभा के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। हम बात कर रहे थे संविधान सभा की। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि संविधान सभा का गठन आखिर किस शर्त पर हुआ। हम देख पा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशर्स इस बात के लिए तैयार नहीं थे। हम देख पा रहे हैं क्रिप्स मिशन में अंग्रेजों का पक्ष यह था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा बना देंगे। अच्छी बात है। तो सवाल ये आता है कि आखिर किस आयोग, ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि संविधान सभा का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी बोला है कि आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों प्लीज ध्यान से सुनिए आप, और सेकंड टाइम आप अपनी नोट्स बना लीजिएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया। अब ये कैबिनेट मिशन क्या है और इसने आखिर क्या सिफारिश की थी, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ये आपके लिए काफी जरूरी है। पहली बात तो ये जाननी है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया। तो आपको सीधा ध्यान रखना है 1946, कैबिनेट मिशन 1946 में गठित किया गया। दूसरा सवाल इससे ये पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। तो अगर कुल पूछा जाता है जवाब होगा 3, अध्यक्ष के साथ 2 अन्य सदस्य, मतलब कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इनका नाम भी कई बार पूछा गया है और ये पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। एक बार फिर से सुनेंगे, पहला नाम पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा नाम एबी अलेक्जेंडर। अब सवाल ये है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की। जवाब है पैट्रिक लॉरेंस। तो यहां से 3-4 सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 में बनाया गया। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और इस मिशन की अध्यक्षता पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। अब हम जानते हैं दिलचस्प बात, आखिर कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सिफारिशें की थी। तो बच्चों इसकी पहली सिफारिश ये थी, इसकी पहली बात ये थी कि संविधान सभा जो गठित की जाएगी उसमें केवल भारतीय सदस्य होंगे। और भारतीय तो पहले से इस बात की मांग कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इस पक्ष को मान लिया कि जो संविधान सभा होगी उसमें 100% भारतीय सदस्य होने वाले हैं। दूसरा जो परीक्षा के लिए जरूरी है, परीक्षा के लिए जरूरी यह है कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। इस कैबिनेट मिशन ने यह बताया कि हम पूरे भारतीय क्षेत्रों को 389 सीटों में विभाजित करेंगे। कितनी बच्चों? 389, 389 सीटों में विभाजित करेंगे। अब इसको 3 अलग अलग आधारों पर उन्होंने बांटा। उन्होंने, अगर हम उस समय की बात करते हैं, पूरा भारतीय क्षेत्र 11 ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था, 11 ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। और उन्होंने ये बोला कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 मेंबर्स विल बी इलेक्टेड और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए 1858 में जो विधेयक ब्रिटिश सरकार ने भेजा था उसमें उन्होंने ये बात बोली थी, अब हम किसी भारतीय राज्य को अपने अधीन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि आजादी के समय तक भारत में काफी सारी रियासतें थी, काफी सारे रजवाड़े थे। तो अंग्रेजों ने या कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि 389 सीटों को 3 भागों में बांटा। 292 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित किए जाएंगे, 93 देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से नियुक्त किए जाएंगे, या आप उसे समझना चाहें तो केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। तो आखिर वो 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन से थे? अगर हम बात करते हैं अजमेर मारवाड़ का रीजन जो है, अजमेर मारवाड़ का क्षेत्र एक, दूसरा कर्नाटक में जो एक कुर्ग जिला है तो वो इसके अंतर्गत आता था, तीसरा पाकिस्तान में है बलूचिस्तान जिसे आप कहते हैं, और एक दिल्ली। तो ये 4 क्षेत्र जो हैं इन्हें चीफ कमिश्नर क्षेत्र के रूप में रखा गया और 389 सदस्य संख्या का प्रावधान बनाया गया। तीसरी बात ये थी कि आखिर ये जो सदस्य चुने जाएंगे इनका आधार क्या होगा।
तो इसका आधार रखा गया जनसंख्या को और ये बोला गया कि प्रत्येक 10 लाख सदस्यों के बीच में से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा या एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। अब आखिर जो सदस्य चुना जाएगा उसका आधार क्या होगा और प्रक्रिया क्या होगी? तो बच्चों आधार ये बनाया गया सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, यानी जिसे आप कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर, इस वर्ड को हम काफी डिटेल में आपको समझाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं बच्चों नियुक्त नहीं थे, निर्वाचित थे, और उस प्रक्रिया का क्या नाम था? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत अनुपातिक प्रणाली के अनुसार सदस्य निर्वाचित किए गए थे। और आखिरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इस कैबिनेट मिशन ने ये बोला कि जब तक भारत में संविधान नहीं बन जाता है तब तक सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। इसके अलावा एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम आजादी के दौर में बात करें तो भारतीय काफी डिवाइड हो रहे थे, तो अंग्रेजों ने ये बात भी रखी कि जितनी भी सीटें हैं वो तीन समुदाय में वर्गीकृत होंगी, और वो तीन समुदाय कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम और सिख। मतलब इन्हीं तीन समुदायों में उन सीटों का वर्गीकरण किया गया। अब हम जानेंगे कि आखिर इस चुनाव प्रक्रिया का परिणाम क्या रहा, क्योंकि यहीं से काफी सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमने जाना कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के संबंध में कैबिनेट मिशन की क्या क्या जो है राय थी, और अब हम जानते हैं कि ये जो 389 सीटें निर्धारित की गई थी जिसमें से 296 तो निर्वाचित थी। निर्वाचित कैसे? 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से, मतलब 296 सीटों पर चुनाव होना था। और इन चुनावों का परिणाम काफी दिलचस्प था। दिलचस्प इसलिए था क्योंकि अगर आपको पता हो ये वो दौर था जब मुस्लिम लीग के द्वारा एक अलग देश की मांग करनी शुरू हो गई थी, और इस चुनाव में जो है मुस्लिम लीग को एक बेहतर पक्ष मिला, एक बेहतर पक्ष विरोध करने का। क्यों मिला समझते हैं। 296 सीटों पर चुनाव होना था। पहले अगर हम इसको दो आधारों पर समझेंगे। पहला आधार तो हम पार्टी के आधार पर देखेंगे और दूसरा समुदाय के आधार पर देखेंगे, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि जो सीटें हैं उन्हें 3 समुदायों में वर्गीकृत करने की योजना बनाई गई थी। अब पार्टी के आधार पर अगर बात करें, एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन भी आया है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 208 सीटों पर जीत हासिल की, और वहीं मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटों पर जीत मिली। वहीं अन्य राजनीतिक दल, भारत में अन्य राजनीतिक दल पहले से ही थे, तो अदर पार्टीज ने 7 सीटें जीती, जबकि 8 सदस्य निर्दलीय थे। मतलब उस समय भी सदस्य निर्दलीय नियुक्त होते थे। तो हमने समझा 296 सीटों को 4 भागों में बांटा। 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने जीती, 7 अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने जीती, और 8 जो है निर्दलीय उम्मीदवारों ने सीटें जीती। अब अगर इसे हम समुदाय के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, 213 सीटें हिंदुओं के द्वारा, 79 यानी 79 सीटें मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और 4 सदस्य सिख समुदाय से संबंधित थे। अब एमपीपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, और 33 सदस्य अनुसूचित जाति नहीं बच्चों, अनुसूचित जनजाति एसटी समूह से संबंधित थे। अब 2 और इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। क्या सवाल एक बार ये पूछा गया है कि 11 ब्रिटिश प्रांतों में से, यानी किस ब्रिटिश प्रांत से सर्वाधिक सदस्य संविधान सभा में निर्वाचित किए गए? तो आपका जवाब होगा संयुक्त प्रांत, जिसे आज आप यूपी कहते हैं। आप ये बात देख भी सकते हैं, यूपी में अगर आज भी हम बात करते हैं तो सदस्य संख्या संसद में सबसे ज्यादा है, और कारण क्या है? जनसंख्या। और जनसंख्या के पीछे का कारण क्या है? उत्तर प्रदेश की जो जमीन है जलोढ़ मिट्टी है, काफी उपजाऊ है, समतल भूमि है, निवास के लिए बेहतर स्थिति है। आप इसको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक सदस्य कहां से थे? संयुक्त प्रांत से थे। और आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा का विरोध किस देशी रियासत के सदस्यों ने किया, मतलब कौन सी देशी रियासत थी जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल
नहीं हुआ और उसका जवाब है हैदराबाद। अब हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से संविधान सभा ने काम किया। तो बच्चों, जब 296 सदस्यों का निर्वाचन हो गया, प्रांतीय देसी रियासतों से भी सदस्य निर्वाचित कर लिए गए, बेसिकली वहां से नियुक्त किए गए। तो देसी रियासतों से सदस्य नियुक्त किए गए और बाकी जो ब्रिटिश प्रांत हैं और चीफ कमिश्नर क्षेत्र है वहां से सदस्य निर्वाचित किए गए। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो लोग चुने गए थे इन्होंने क्या काम किया जिसे आज तक हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो हम 3 इसके मीटिंग्स के बारे में जानेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला सवाल कई एग्जाम में पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 9 दिसंबर, ये डेट आपको काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों है बाद में भी हम बताएंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब जब इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, ये कुछ ऐसा समझिए कि आप 15-20 बच्चे इकट्ठे हुए और आपने मिलकर एक टीम बनाई। तो आप करते क्या है, जिसको सबसे बड़ा देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, आप कहते हैं कि भैया आप कैप्टन बन जाओ। ठीक है, कुछ ऐसा ही हुआ। यानी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई और जगह क्या थी? जगह थी नई दिल्ली। और सारे सदस्यों ने अपने बीच में से सबसे अनुभवी या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर आपसे सवाल, यहां से 3 सवाल बनते हैं। पहली चीज है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल ये, संविधान सभा की पहली बैठक कहां आयोजित हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। जब पहली बैठक हो गई, अब सदस्य एक दूसरे को जानने लग गए। 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और सारे सदस्यों ने अपने बीच में से अभी योग्य अध्यक्ष चुना था और सारे ही लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना और यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की गई। सभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करने के लिए एक उपाध्यक्ष भी चाहिए। H.C. मुखर्जी, ध्यान रखेंगे, कई बार बच्चे इसे सुनते नहीं हैं। H.C. मुखर्जी, इनका नाम था। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा एक सदस्य को संवैधानिक सलाहकार चुना गया और उनका नाम था B.N. राव, यानी वेनेगल सहगल राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। अब तीसरी बैठक 2 दिन के बाद होती है और कब होती है? 13 दिसंबर 1946। ये बैठक क्यों जरूरी हो जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उस पर चर्चा हुई, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली गई और इसी को आप भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तौर पर जानते हैं। तो हमने संविधान सभा की 3 महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में बात की। पहली बैठक ने अस्थायी अध्यक्ष दिया, दूसरी बैठक ने स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार दिया। तीसरी बैठक में हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की चर्चा की गई। अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। तो हमने आपको बताया बच्चों, भारतीय संविधान के जनक B.R. अम्बेडकर हैं और अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सुनिए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? पहला सवाल तो यही आता है। अभी प्रारूप एक सामान्य शब्दों में समझिए, अगर हमें एक पुस्तक लिखनी है तो पुस्तक में हम अध्याय निर्धारित करेंगे कि किस क्रम में हम अपनी पुस्तक को आगे बढ़ाने वाले हैं और किस क्रम में हम सारी बातें करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान में कई सारी बातें जोड़नी थी, अच्छी बात है, लेकिन उनका क्रम क्या होगा, किस क्रम में सारी बातें रखी जाएंगी, किस क्रम में और सारी प्रक्रिया होगी, ये निर्धारित करना था प्रारूप समिति को। तो अब यहां से काफी बेहतरीन क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। तो पहला सवाल ये, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? जवाब है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। सदस्य तो 6 थे, एक अध्यक्ष थे और इसकी अध्यक्षता किसने की है? B.R. अम्बेडकर ने। और यही कारण है उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसमें सदस्य कौन कौन से थे। एसएससी जैसे एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य
नहीं था, तो देखते हैं इसे हम कैसे याद करेंगे। 7 नाम है, काफी बेहतरीन है, सुनिए। अगर हम इन 7 नामों में से बात करें, एक तो बी आर अम्बेडकर हो गए, अच्छी बात है। 5 नाम बच्चों, 5 नाम आपको ध्यान कैसे रखने हैं, भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं से आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, 2 नाम ऐसे हैं जहां पर आपको कृष्ण मिलेगा, एक नाम में गोपाल मिलेगा, एक नाम में माधव मिलेगा, एक नाम में कन्हैया मिलेगा। आपके 6 नाम हो जाते हैं। अब एक बार नाम सुन लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, गोपाल से है गोपाला स्वामी अय्यर। जब हम बात करते हैं कन्हैया से, तो कन्हैया से है के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। अब हम कृष्ण से अगर बात करते हैं, कृष्णादि, इनका पूरा नाम क्या था, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। तो 3 नाम देख लिए, गोपाला स्वामी अय्यर हमने देख लिया, के एम मुंशी हमने देख लिया, अल्लादि कृष्णा स्वामी अय्यर। और अब हमें 2 नाम देखने हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वास्तव में संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें सदस्य दूसरे थे, क्योंकि ये काफी वृद्ध लोग थे। तो संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इनकी डेथ हो जाने के कारण उन सीटों पर नए सदस्य चुने गए। तो 2 सीटें ध्यान रखनी है। एक में थे डीपी खेतान, डीपी खेतान की जगह पर आए टी कृष्णामाचारी। तो कृष्णामाचारी डीपी खेतान की जगह पर आए, और बीएल मित्र की जगह पे, बीएल मित्र की जगह पर माधव राव को नियुक्त किया गया। तो ऐसा समझेंगे, मित्र मतलब माधव जैसा होना चाहिए, केशव जैसा होना चाहिए। तो 5 नाम तो आपने ये ध्यान रखे। और एक आखिरी नाम आपको ध्यान रखना है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो 6 सदस्य, एक अध्यक्ष के साथ 7 सदस्यों की प्रारूप समिति ने काम किया, और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा को सौंप दी। जैसा हम सभी जानते हैं कि संसद की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो अलग अलग समितियों के माध्यम से होती हैं। तो जब संविधान सभा में सदस्य नियुक्त किए गए और कुछ सदस्य निर्वाचित किए गए, तो जब पूरी संविधान सभा बनी, तो इनको अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समितियों में बांट दिया गया। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा कुल कितनी समितियों में विभक्त था, तो बच्चों 22 समितियों में विभक्त था, जिसमें से 10 समितियां जो है प्रक्रिया संबंधी मामलों को देखती थी, और 12 समितियां स्वतंत्र मामलों को देखती थी। यहाँ जो आपको सूची दिख रही है, आपको ध्यान रखना है कि किस समिति की अध्यक्षता किसने की। अगर हम शॉर्ट में बात करें, कुछ एग्जामों के फेवरेट क्वेश्चंस, अगर यूनियन वर्ड लगा हुआ है, संघ शब्द लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इवन राज्यों के साथ जो वार्ता करने वाली समिति थी, उसकी भी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी। अगर हम बात करते हैं प्रांतीय संविधान, तो प्रांतीय संविधान आपको ध्यान रखना है कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इसके अलावा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक मामलों के विषय पर विचार करने के लिए भी समिति बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। क्योंकि 2 मामले थे, इनकी उप समितियां भी बनाई गई। तो जो मौलिक अधिकार की उप समिति थी, उसकी अध्यक्षता के एम मुंशी ने की, और जो अल्पसंख्यक मामलों से संबंधित समिति थी, उसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की। इसके अलावा झंडा समिति आपको ध्यान रख लेना है, झंडा समिति की अध्यक्षता काफी कंट्रोवर्शियल है, आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। और एक आखिरी बात समितियों से जोड़कर आपको क्या ध्यान रखनी है कि कार्य संचालन नहीं, नियम समिति या संचालन समिति। तो नियम और संचालन कौन करेगा, जो इस समिति का मतलब जो संविधान सभा का अध्यक्ष है। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल डेटा की। हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब इसकी गणना किस आधार पर की जाती है, तो हमने देखा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इस बीच की अवधि है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसीलिए इसको इतना काउंट किया जाता है। हम अगर संविधान पर चर्चा की बात करते हैं, 3 चरणों पर वाचन हुआ, 114 दिन की बहस हुई, और जो है कुल 12 अधिवेशन हुए। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है, 2 अलग अलग पक्ष, भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, 26 नवंबर 1949। अगर ये पूछा जाता है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब आयोजित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 24
जनवरी 1950। अब हम कुछ महत्वपूर्ण डेटा पर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम पहली बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब स्वीकार की, तो जवाब है मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार की। और आपको आगे दिख रहा होगा कि जो भारतीय संविधान में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत शामिल किया गया है, उसे अंतिम अधिवेशन में यानी 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और इस पूरी प्रक्रिया के तहत हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थीं, और बाद में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात की ही है। ये देखिए, आपको जो इमेजेस दिख रही होंगी उसमें जो है हमने आपको दिखाया है कि अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का जो कैबिनेट है वो उसमें कौन सा मंत्रालय किसके पास था। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम मुलाकात करेंगे संविधान की प्रस्तावना और संविधान के प्रथम भाग के साथ। धन्यवाद।